मोदी घुसपैठियों को भगा रहे, राहुल बचाने में लगे हैं क्या? वोट चोरी के बीच क्या नया घमासान छिड़ गया, आज आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी कथित वोट चोरी के नए सबूत लाए, संबित पात्रा ने कैसे सब फुस कर दिया। राहुल प्लस इंडी ने जिस महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट से उस पर क्या बड़ी खबर आ गई। राहुल वोट चोरी का माहौल बनाने में बिजी, मोदी शाह ने वो खेल कर दिया कि इंडी में ही फूट पड़ जाएगी क्या। सबसे पहले देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसका चैप्टर खोल रहा हूं। अगर इस देश में वोट चोरी से ही चुनाव जीते जा रहे होते तो नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार ना चला रहे होते, सिंपल सी बात है। और ना ही उस कर्नाटक में राहुल गांधी की सरकार होती, जिस कर्नाटक का केस बताकर राहुल गांधी आजकल चुनाव आयोग से भिड़ रहे हैं। ना ही ममता बनर्जी उनकी टीएमसी 3 बार से बंगाल में चुनाव जीत रही होती, ना केजरीवाल दिल्ली में बार बार चुनाव जीत रहे होते, अभी हाल का हारने वाला छोड़ दीजिए तो, ना उनकी पंजाब में सरकार होती, ना यूपी के लोकसभा चुनाव में, ना तो यूपी में अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा सीटें आई होती। मतलब क्या ही इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया। चौकीदार चोर है का हश्र क्या हुआ था ये लोग भूल गए लगता है। अब नारे लगवा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। इन्हें लगता है कि ऐसे नारे लगाएंगे, यात्रा निकालेंगे, इंस्टा रील डालेंगे, सोशल मीडिया पे माहौल बनाएंगे, जीत जाएंगे। पब्लिक जो बोल रही है, ये लोग बोल रहे हैं, उसको पब्लिक मान लेगी। लेकिन पब्लिक को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए इन लोगों को। एक वोट कैसे बनता है, कैसे कटता है, ये नेता से ज्यादा पब्लिक को पता है बॉस। और उनको यह भी पता है कि इतने बड़े सिस्टम में कुछ कमियां रह सकती हैं वोटर लिस्ट बनने में। अगर गड़बड़ी दिख गई तो वो वोट चोरी का सबूत नहीं हो जाती है। लेकिन जब मकसद ये हो कि पूरा सिस्टम ही उड़ा दो, खत्म कर दो, सिस्टम को मानो ही नहीं, सिस्टम कोलैप्स हो जाए, कह दो कि हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि वोट चोरी हो रही है, तो फिर सबूतों की बात ही कहां कीजिएगा। अगर सिर्फ सियासत ही जमकर करनी है और वही सियासत हो भी रही है तो सबूत का क्या मतलब है, फिर सामने वाला मानेगा ही नहीं। इस वक्त वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली से बिहार तक भयंकर बवाल चल रहा है। चुनाव आयोग, इंडी गठबंधन, बीजेपी, हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक दूसरे पर नए नए आरोप लग रहे हैं। अब मामला इस बात पर आ गया है कि बिहार में राहुल गांधी घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि जनता का वोट चोरी हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी तो घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा कर रहा है। इन आरोपों के बीच आज इंडी गठबंधन ने नया कांड कर दिया। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी खींचने में लग गया। खबर यह आई कि इंडी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही महाभियोग ला सकता है। यानी चुनाव आयोग को जवाब देने की बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग का डर दिखाया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। इधर विपक्ष इन सब में उलझा है, उधर पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को फंसा दिया। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे विपक्ष को झटका दिया, वोट चोरी के मुद्दे पर कैसे बवाल मचा है, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के लिए कौन सी बुरी खबर आई है, राहुल गांधी और बीजेपी ने जो आपस में इनकी भिड़ंत हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस बवाल की एक झलक देखिए। Display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहा है। चुनाव आयोग ही आज चुनाव आयोग का शत्रु बन चुका है। ज्ञानेश गुप्ता जी से कहना चाहते हैं, पहले वो खुद एफिडेविट करें कि पोस्ट रिटायरमेंट वो कोई पोस्ट नहीं देखेंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। बिहार में राहुल गांधी इस वक्त वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, सबूत मांग रहा है। राहुल गांधी वो सबूत नहीं दे रहे, बाकी सब जो बोलना है बोल रहे हैं। आरोपों का सिलसिला उनका थम नहीं रहा। आज भी बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नया सियासी स्टंट किया। औरंगाबाद में दोनों नेता कुछ लोगों से मिले। दावा है कि ये वो सभी लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, जबकि पिछली बार इन्होंने वोट दिया था। इन लोगों के दावे के आधार पर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में वोट चोरी हो रही है और वो इसे रोक कर रहेंगे। अब राहुल गांधी का लॉजिक ये है कि जिसने चुनाव में वोट दे दिया है उसका नाम वोटर लिस्ट से कट ही नहीं सकता, तो फिर तो कोई फेक वोटर आईडी बनी नहीं है इसका मतलब।
भाई मान लीजिए किसी ने फेक वोटर आईडी बनवाकर और चुनाव में वोट दे दिया है तो उसका कभी नाम नहीं कटेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग फेक वोटर आईडी बनवाए होंगे, क्योंकि दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि भाई ड्राफ्ट रोल आया ही तो इसीलिए है क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, किसी का नाम मिस हो सकता है, किसी का गलती से कट सकता है, किसी का जुड़ सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए ड्राफ्ट रोल लाया गया कि भाई इसको सुधार लेंगे और फिर फाइनल रोल तब लाएंगे। अगर चुनाव आयोग ये मानता कि कोई गलती नहीं हो सकती तो सीधा फाइनल रोल आता। लेकिन बिहार में अपनी यात्रा के दौरान कुछ लोगों की भीड़ जुटाकर, आप देखिए कमरे में कितने लोग हैं, राहुल गांधी ने एक नया सियासी स्टंट कर दिया। लेकिन इसमें राहुल गांधी खुद ही फंस रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने राहुल गांधी को बताया कि उनका नाम कट गया है या कुछ लोगों का नाम जुड़ गया है, इसे ही राहुल गांधी वोट चोरी साबित कर। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातचीत का हिस्सा जारी हुआ उसमें किसी व्यक्ति ने यह तो बताया नहीं कि वो एनडीए को वोट करता है या महागठबंधन को। राहुल गांधी ने खुद ही मान लिया कि जिनका नाम कटा है वो महागठबंधन को वोट देता था इसलिए कट गया होगा, और जिनका नाम जोड़ा गया वो एनडीए को वोट करता होगा इसलिए जोड़ दिया गया। दूसरी बात, राहुल गांधी को अगर लगता है कि इन लोगों के नाम गलत तरीके से कटे तो उन्हें अपने बीएलए से कहकर इन लोगों का नाम जुड़वाना चाहिए। भाई बूथ लेवल एजेंट क्या करता है? यही तो करता है कि भाई देखिए ये इनका नाम छूट गया, इनका नाम डालिए। अभी 1 सितंबर तक का वक्त है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई राजनीतिक दल उनके पास शिकायत लेकर आ ही नहीं रहा। यानी राहुल गांधी सियासी हलचल पैदा करने के लिए बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी गिनवा रहे हैं, लेकिन ना तो चुनाव आयोग को सबूत दे रहे हैं, ना ग्राउंड पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कह रहे हैं। उल्टे उनके नेताओं के, जिला अध्यक्ष वगैरह के तो वीडियो आ रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वो जारी कर रहा है कि भाई देखिए ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि हमको बाकायदा लिस्ट दी गई है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आया है वो दिया गया है, जिनके नाम कटे हैं उनका दिया गया है लिस्ट। तो राहुल गांधी ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा अगर यह है कि लोगों के नाम ठीक हो जाएं, लिस्ट में सुधार हो जाए, वो प्रयास तो नहीं दिखता। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसमें जो वोटर है वही कंफ्यूज हो जाएगा, वही पूछेगा कि भाई अगर राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि ये जो एसआईआर हुआ है और इसके बाद जो लिस्ट बनी है वो गड़बड़ लिस्ट बनी है, तो फिर तो वोटर कहेगा कि फिर इस चुनाव का मतलब ही क्या रह गया, फिर ये चुनाव हो ही क्यों रहा है, आप लोग चुनाव में क्यों जा रहे हैं जब आप ये मानते हैं कि ये वोट चोरी हो चुका है। फिर आप क्या करिएगा चुनाव में? वोटर कैसे जीतेगा, कैसे अपना मैंडेट देगा कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम इस वोट चोरी के खिलाफ हैं, अगर आप ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि वोट चोरी हो चुका है। और अगर आप मानते हैं कि एसआईआर के बाद लिस्ट ठीक बनी है, वोट चोरी नहीं हुआ है, तो फिर जो नतीजे आएंगे उस पर भी कायम रहना चाहिए। फिर तब हंगामा ना हो क्या नतीजा इसलिए ऐसा आ गया क्योंकि हमने तो तभी कहा था वोट चोरी हुआ है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं, उनकी बिहार यात्रा से कुछ होना नहीं है। सुनिए बीजेपी के संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी कैसे अंबानी अडानी को भी खींच के ले आए। 2 लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी, और कुछ नहीं उनका होने वाला है। वो समझना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने, और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाकर देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए, ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो, ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो। यानी बीजेपी अब इसमें यह एंगल लेकर आ गई कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने के लिए सब कर रहे हैं। खैर बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन जो लोग वोट चोरी के नारे सड़कों पर लगवा रहे हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यह भी देखिए कि उनके आरोपों की कोई सीमा ही नहीं है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते लगाते अडानी अंबानी तक पहुंच गए, वोट चोरी को अडानी अंबानी से जोड़ दिया।
एक बार सुनिए राहुल गांधी को। 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें। अब लोग माथा पीट लिए बॉस कि एक तो वोट चोरी साबित नहीं हुआ और राहुल गांधी ने उसको भी जोड़ दिया कि अडानी अंबानी के चक्कर में वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, और यह सब तब है जब उनको अल्टीमेटम मिला हुआ है। चुनाव आयोग ने 7 दिन का टाइम दिया हुआ है कि भाई जो आरोप लगा रहे हो उन पर हलफनामा दो या फिर देश से माफी मांगो। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे आरोपों की एक एक करके धज्जियां उड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो पूरा इंडी गठबंधन चुनाव आयोग को घेरने में लग गया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने बकायदा एक बैठक की। खबर आई है कि इस बैठक में विपक्ष के कई सांसदों ने यह माना कि चुनाव आयोग के खिलाफ इस लड़ाई को आगे ले जाना होगा। चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी सुझाव दिए गए। हालांकि अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि इस पर चर्चा चल रही है, सही वक्त पर फैसला लिया जाएगा, सारे विकल्प खुले हैं। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर आगे बैठक कर सकता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव की बात छेड़कर इस तरह से इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को यह मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ा तो विपक्ष के पास उनके खिलाफ एक सियासी हथियार भी है। सुनिए इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्रवाई की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडी गठबंधन ने आज अपनी ताकत दिखाने के लिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आयोग पर वही घिसे पिटे आरोप लगा दिए, जिसे लेकर इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडी गठबंधन ने एक साझा बयान जारी किया। इस बयान को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब बताया गया। यानी चुनाव आयोग ने जवाब राहुल गांधी से मांगा, लेकिन रिप्लाई पूरे इंडी गठबंधन ने दिया। इस साझा बयान में इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी संकेत दिए। साझा बयान में कहा गया कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक ड्यूटी को पूरा करने में फेल हुआ है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की जांच करने की बजाय इस मुद्दे को भटका रहा है। चुनाव आयोग उन लोगों को धमका रहा है जो सत्ताधारी पार्टी को चैलेंज कर रहा है। यानी इंडी गठबंधन ने बता दिया कि चुनाव आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष कोई भी कदम उठा सकता है। उधर बीजेपी ने इंडी गठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि जब विपक्ष जैसे ही हारने लगता है तो अब्बा डब्बा जब्बा करने लगता है। सुनिए एक बार। विषय पर सुनवाई हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? एक पॉलिटिशियन कह रही थी कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। अरे पहले आप तो रिजाइन करो। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव चोरी हो गया, हरियाणा में चुनाव चोरी हो गया, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो गया। लेकिन आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों का एक केस सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। इसे लेकर एक याचिकाकर्ता ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। महाराष्ट्र के चुनाव को रद्द किया जाए क्योंकि वहां 6 बजे के बाद 76 लाख बोगस वोटिंग हुई, इसमें कहा गया था। यह उसी तरह के आरोप हैं जो राहुल गांधी लगाते आए हैं, लेकिन इन आरोपों में कोर्ट को कोई दम नहीं दिखा। जून में ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि उन्हें ऐसे कोई सबूत या घटना की जानकारी नहीं मिली कि किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई गड़बड़ी हुई।
कोर्ट ने तब इन आरोपों को निराधार माना था और यह कहा था कि ऐसी याचिका से कोर्ट का वक्त बर्बाद हुआ। और कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई आप पे फाइन लगाना चाहिए, आपसे पैसा लेना चाहिए, हमारा वक्त बर्बाद हुआ, छोड़िए, जाने दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया। यानी राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ है और बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये जो चुनाव चोरी होने की बात है उसको खारिज कर रहा है। लेकिन ना ऐसी याचिकाएं रुक रही हैं, ना राहुल गांधी के आरोप रुक रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से दावा किया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में 4 महीने के अंदर 1 करोड़ वोटर जोड़ दिए गए। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर इस 1 करोड़ वाली कहानी का भी सच बताता हूं। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। अब आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं 4 महीने के अंदर लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ वोटर इनके हिसाब से महाराष्ट्र में जोड़ दिए गए थे। अब राहुल गांधी जो आंकड़ा बताते हैं अक्सर उस पर सवाल उठ जाता है। आजकल राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए। कुछ महीने पहले कह रहे थे कि 70 लाख वोटर का खेला हुआ, उससे पहले कह रहे थे कि 39 लाख वोटर का खेला हुआ था। सुनिए, राहुल गांधी खुद 3 अलग अलग आंकड़े वाले अपने बयान दे चुके हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। अब आप खुद बताइए, राहुल गांधी के किस आंकड़े पर पब्लिक विश्वास करे? 1 करोड़ पर, 70 लाख पर, 39 लाख पर? कितना जोड़ा है, किस पे विश्वास करना है? राहुल गांधी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। गंभीर मामलों में ऐसी चीजें वो करते हैं। चीन का मामला याद कीजिए, कभी कहते थे कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चली गई, कभी कहते थे 4000 किलोमीटर जमीन चली गई, कभी कहते हैं कि चीन ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली है। आप सोचिए, राहुल गांधी इतने सीरियस इश्यूज पर किस तरह से खुद ही अपने बयान पर कायम नहीं रह पाते। चीन वाला एग्जांपल भी देखिए। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। You have given China 44,000 square kilometers of land. मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। अब वोट चोरी हुआ हो ना हुआ हो, राहुल गांधी के बयानों से फैक्ट चोरी हो जाता है, क्योंकि वो एक बयान पे कायम ही नहीं रहते। ये तो हाल है राहुल गांधी के आंकड़ों का। ऐसा लगता है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या बोल दूं। अब वो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने वोट चोरी के सबूत दे दिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि कहां है सबूत, हलफनामे के साथ दो। लेकिन हलफनामा देने को राहुल गांधी तैयार नहीं। माहौल पूरा बना रहे हैं, पूरा इंडी गठबंधन इसी में खुश है कि मोदी को घेर लिया। चुनाव आयोग पर किस तरह की बातें की जा रही हैं, किस तरह की भाषा बोली जा रही है, इंडी गठबंधन के सांसद पप्पू यादव को सुनिए एक बार आप। गुंडाई कर रहे हैं चुनाव आयोग, रोपिएगा बबुल खाइएगा खजूर, लठैत बन गए हैं बीजेपी के।
और राहुल जी को धमकाते हैं। राहुल जी जब इनके आकाश से नहीं डरे और लड़ने को तैयार हैं और बुखार फेंकेंगे, ये किस खेत की मूली है? गोबर पर घी डालिएगा तो महक किसकी आएगी? इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, इम्पीचमेंट लाना चाहिए और इसको खत्म हटाना चाहिए। अब ये वो पप्पू यादव बोल रहे हैं जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़े और तब भी जीत गए। इनके चुनाव में वोट चोरी नहीं हो पाया। राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह जीत गए। बीजेपी वहां वोट चोरी नहीं करवा पाई। अखिलेश यादव यूपी में जीत गए, डिंपल यादव जीत गई, उनके वोट चोरी नहीं हो पाए। ये क्या लॉजिक है बॉस कि जहां मन कर रहा है बीजेपी वोट चोरी कर रही है, जहां मन कर रहा है वहां नहीं कर पा रही है, और वोट चोरी करके 240 ही सीट ले पाई। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर बीजेपी ने आज इंडी गठबंधन पर हमला भी किया। संबित पात्रा ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जिसे इंडी गठबंधन ने टारगेट ना किया हुआ। सुनिए एक बार उनको। इम्पीचमेंट मोशन लाने की बात कर रहा है। इम्पीचमेंट लाने की, देखिए, ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है? तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा उठाकर वो बिहार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना देंगे और ये मुद्दा इंडी गठबंधन के लिए बिहार चुनाव में गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन जनता क्या सोच रही है? क्या उसे राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों में कुछ दम दिख रहा है? इस पर हमने बिहार की जनता से सवाल किया। राहुल गांधी की यात्रा जिस सासाराम और औरंगाबाद से गुजरी है, हमने वहां पब्लिक से पूछा कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुआ, आपको क्या लगता है, हुआ है कि नहीं हुआ है? सुनिए बिहार की पब्लिक राहुल गांधी के आरोपों पर क्या बोल रही है। ये प्रभाव पड़ेगा, ये कुछ प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा, ये गलत आरोप है। ये कांग्रेस के समय से ईवीएम लागू हुआ है, तो कैसे वोट चोरी हो रहा है? उनका भी उस समय जब उनका सरकार था उसी समय से ईवीएम लगा है, उन्हीं के सरकार से जी। तो मतलब कैसे चोरी कर सकते हैं कि ईवीएम मतलब चोरी है? जो जीत जाते हैं तो वहाँ तो चोरी नहीं हो रहा है। नहीं, सब गलत बात है, सब गलत बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम। राहुल गांधी के आने से आप लोगों पे कोई असर पड़ेगा सासाराम में? कुछ असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने उठाया है, क्या वो सही है? सही सही है। चोरी हो रहा है वोट, आपका नाम कटा है? नहीं, मेरा नाम। और तब कैसे कह रहे हैं? सुन रहे हैं वैसे। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? आपका भी वोट चोरी हुआ है? ना भैया, हमारा वोट कितना प्रभाव रहेगा? प्रभाव तो बहुत खराब ही रहेगा। जैसे कि जो भाषण दिए है ना, सब गलती सब। वोट चोरी हुआ है आपका? ना से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वोट जो है चोरी नहीं हो रहा है, जिसका नाम रहेगा उसी का नाम पर जो होता है वोटिंग। हाँ, वोट चोरी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, वोटों की चोरी नहीं हो रही है। यह माना जा सकता है कि न्यूनतम गलतियां हो सकती हैं, वोटर लिस्ट में एसआईआर में गलतियां हो सकती है, लेकिन जितने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है उतनी बड़ी गड़बड़ी है कुछ नहीं। अब देखिए, राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के बिहार में दौरा कर रहे हैं, यह मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे से हर कोई प्रभावित है और हर कोई की नज़र है इस मुद्दे पे। यानी मोटे तौर पर बिहार में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के वोट चोरी का प्रभाव है नहीं, ये मुद्दा चलेगा नहीं। हां, कुछ लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में 16 दिन लंबी यात्रा निकाल रहे हैं। कल सासाराम से यह यात्रा शुरू हुई। दावा है कि यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार की 50 विधानसभा सीट को कवर करेंगे। 1 सितंबर को यह यात्रा पटना के गांधी मैदान में खत्म हो। अब राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट है उसे लेकर बीजेपी ने एक मैप जारी किया और बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी की यात्रा उन जिलों से निकलेगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। यह मैप दिखाकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा नहीं, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों को बसाकर अपना वोट बैंक बना लिया और अब ये लोग घुसपैठियों के नाम पर न के नाम हटने से परेशान हो रहे हैं।
जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है। इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, जो नागरिक नहीं है देश के, यह एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व तो बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। खैर ये मामला तो चल रहा है, बीजेपी अपने हिसाब से आरोप लगा रही है, लेकिन इंडी गठबंधन वोट चोरी के मामले में ही उलझा हुआ है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को फिर चौंका दिया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। कोई नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवा रहा था, कोई राजनाथ सिंह का नाम बता रहा था कि चल रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाकर सभी कयासों को गलत साबित कर दिया। सीपी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने आज पीएम मोदी से मुलाकात भी की। सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को भी फंसा दिया है और अब इंडी गठबंधन के दलों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो एनडीए कैंडिडेट का समर्थन करें या फिर इंडी गठबंधन के कैंडिडेट का समर्थन करें। आप खुद देखिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडी गठबंधन कैसे फंस गया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, ऐसे में डीएमके के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। डीएमके अगर सीपी राधाकृष्णन का विरोध करती है तो तमिल विरोधी होने का तमगा लग जाएगा। अगले साल विधानसभा चुनावों में डीएमके के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद हैं, यानी डीएमके के पास कुल 32 सांसद हैं। अगर डीएमके सीपी राधाकृष्णन का विरोध नहीं करती है तो इंडी गठबंधन को 32 वोट का डेंट लग जाएगा। राहुल गांधी और एमके स्टालिन की पार्टनरशिप भी टूट सकती है। इसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी भी सीपी राधाकृष्णन को लेकर नरम रुख दिखा रही है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और उद्धव की पार्टी उनकी तारीफ भी कर रही है। लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 9 सांसद हैं और राज्यसभा में 2 सांसद हैं, यानी 11। उद्धव ठाकरे अगर सीपी राधाकृष्णन का विरोध नहीं करते हैं तो इंडी गठबंधन के इन 11 वोटों का भी डेंट लग जाएगा। यानी सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाकर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की मुश्किलें ही बढ़ा दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन को लेकर नरमी दिखा रही है, उससे इंडी गठबंधन के कान खड़े हो गए, क्योंकि शिवसेना का इतिहास रहा है कि इस तरह के चुनाव में वो मराठी अस्मिता को सबसे आगे रखती है। आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से जुड़ा एक किस्सा बताता हूं। 2007 में यूपीए ने प्रतिभा पाटिल को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। प्रतिभा पाटिल के सामने भैरव सिंह शेखावत एनडीए के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उस समय शिवसेना ने एनडीए में होने के बावजूद प्रतिभा पाटिल के समर्थन का ऐलान कर दिया था। बाल ठाकरे ने तब कहा था कि अगर कोई मराठी राष्ट्रपति बनता है तो यह गर्व की बात होगी। तो यह उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अच्छी खासी गहमा गहमी बन गई। लेकिन अब पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं पीएम मोदी ने दिया ऐसा झटका। सुबह 9:30 बजे क्या हुआ कि ट्रंप को तगड़ा जवाब मिल गया। चीनी विदेश मंत्री भारत में, पुतिन मोदी फोन पर, ट्रंप पाकिस्तान, दोनों को आग लगाने वाली कौन सी खबर आ गई, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन इसी डेड इकोनॉमी ने ट्रंप का धुआं कर रखा है। जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे, टैरिफ का डर दिखा रहे थे, आज की डेट में ठंडे पड़ रहे हैं। अब ट्रंप भारत पर टैरिफ से तौबा करने की तरफ बढ़ते हुए भी लग रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को तगड़ा शॉक दे दिया। पहले तो आज सुबह ट्रंप के टैरिफ को शेयर मार्केट ने जवाब दे दिया। टैरिफ के बाद भी इंडिया का शेयर बाजार बम है। उधर पीएम मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म्स का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी जनता को बंपर दिवाली गिफ्ट देने वाली है पीएम मोदी सरकार। ऐसे में ट्रंप ने सोचा होगा कि टैरिफ से भारत की इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। यहां नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि बॉस, ये नए भारत की ताकत दिख रही है कि वो दुनिया के सामने झुकता नहीं। चुनौतियां आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन नया भारत हर चुनौती में अवसर खोज लेता है। पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए शॉक से ट्रंप कैसे ठंडे पड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, यह आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जीएसटी रिफॉर्म से पब्लिक का कैसे बंपर फायदा होगा। ट्रंप जो झटका भारत को दे सकते थे, वो मोदी ने कैसे एक मूव से कवर कर दिया है। आपके घर में क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या होने वाला है, सब बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। मेड इन इंडिया
फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले शेयर मार्केट में असर दिखता है। ट्रंप के टैरिफ बम की वजह से यह माना जा रहा था कि सोमवार को भारत का शेयर मार्केट गिरेगा और निवेशकों को नुकसान होगा। लेकिन शुक्रवार 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया उससे ट्रंप के टैरिफ का डर शेयर मार्केट से फुर हो गया, खत्म। और आज सुबह 9:30 बजे ही ट्रंप को तगड़ा जवाब मिल गया। आप देखिए कि 14 अगस्त को सेंसेक्स 80,555 पॉइंट पर बंद हुआ था। आज सेंसेक्स सीधा 1,133 पॉइंट का जंप के साथ खुला बॉस। दिन में सेंसेक्स 81,688 तक चला गया। पूरे दिन में सेंसेक्स में 676 पॉइंट की बढ़त दर्ज हुई। इसी तरह निफ्टी 50 में 14 अगस्त को 24,616 पर वो बंद हुआ था। आज 385 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला और 25,000 के पार चला गया। पूरे दिन में निफ्टी में कुल 245 पॉइंट की बढ़त देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 445 लाख करोड़ से बढ़कर 451 लाख करोड़ हो गया। यानी एक ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी जिस इंडियन इकोनॉमी को ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे थे वो नरेंद्र मोदी के एक बयान से ऐसी बम हुई कि निवेशकों ने एक दिन में लाखों करोड़ का मुनाफा कमा लिया। और बताओ ट्रंप भैया, अभी तो ट्रंप को और शौक लगने हैं। ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर दादागिरी कर रहा है और भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया में यही दादागिरी करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इधर भारत ने और उधर चीन ने, दोनों ने ट्रंप की दादागिरी खत्म करने का इंतजाम कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से भारत के दौरे पर आ गए हैं और इस दौरान भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध और बेहतर होने की उम्मीद है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि चीन और भारत की ये जो नजदीकियां हैं इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आप ये भी देखिए कि कितनी तेजी से पीएम मोदी फैसले करते जा रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने टॉप इकोनॉमिक बॉडी की बैठक भी कर ली। पीएम आवास में आज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई अब से थोड़ी देर पहले। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 7 मंत्री शामिल हुए। बैठक में नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को लेकर चर्चा हुई। टैरिफ से क्या क्या असर होगा इस पर चर्चा हुई। निर्यात के लिए दूसरे बाजारों को खोलने पर चर्चा हुई। जीएसटी सुधारों और जीएसटी दरों पर भी बातचीत हुई। यानी बॉस, पीएम मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ट्रंप की सोच के उल्टा भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। यानी ये भारत झुकने वाला नहीं है, ये क्लियर मैसेज है बॉस। और पीएम मोदी ने तो सबसे बड़ा धमाका जीएसटी को लेकर किया है। ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे थे, भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ इशारा कर दिया कि वो जो कर रहे हैं वो पूरा गेम पलट देगा। क्योंकि हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि ट्रंप का टैरिफ भारत की ग्रोथ को रोक नहीं सकता। पीएम मोदी ने टैरिफ से निपटने के लिए स्वदेशी का मंत्र फूंक दिया और देश की जनता को राहत देते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया। दिवाली से जीएसटी दरों में भारी कटौती होने की उम्मीद है, जिससे कई चीजें भयंकर सस्ती हो जाएंगी, काफी सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद जीएसटी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। जीएसटी में फिलहाल 4 दरें होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि दिवाली से जीएसटी की सिर्फ 2 रेट रह जाएंगी। जीएसटी से 12% और 28% की दरों को हटा लिया जाएगा और या तो सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा या 18% लगेगा। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इससे पब्लिक को बंपर फायदा हो जाएगा। 12% जीएसटी के दायरे में आने वाले टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, रेडीमेड गारमेंट, जूते, मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट जैसे 99% प्रोडक्ट वो 5% के दायरे में आ जाएंगे, यानी 7% सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाले सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे 90% प्रोडक्ट 18% के स्लैब में आ जाएंगे। सैलाब में तो ट्रंप की धमकी बह रही है। यानी 10% तक ये सब सामान सस्ता हो जाएगा। 10% बॉस। जीएसटी स्लैब में बदलाव होने से ऑटो इंडस्ट्री में नई जान आ जाएगी। कारों की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे न सिर्फ बिक्री बढ़ेगी बल्कि स्टील, टायर और दूसरे कंपोनेंट बनाने वाली पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा।
आप देखिए जीएसटी स्लैब में बदलाव का ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताता हूं। और ये आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारी चीजों पर असर पड़ना है। जैसे अगर आप देखेंगे छोटी कार, अगर आप देखेंगे कि कीमत क्या है उसकी और उसमें जो बचत होगी वो कितनी होगी। तो जैसे अगर छोटी कार की आप कीमत देखिएगा, वो कहा जा रहा है कि कम कितनी होगी भाई, 8% कम हो जाएगी। तो अगर 8 से 10 लाख रुपए की कार है, उसमें आपको कितना पैसा बच जाएगा पता है आपको? 64,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक आपके बच जाएंगे। मतलब जो भी कार खरीदने जा रहा है उसका ऑलमोस्ट लाख रुपए के आसपास बच जाएगा बॉस। तो आप सोच रहे हैं वो पैसा भी बचा तो गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, और जिसके पास फिर वो पैसा बचने के बाद मूड करेगा वो घूमने जाएगा, तो वहां इकोनॉमी में पैसा घुसेगा, आएगा। इसी तरह से अगर आप बड़ी कार देखेंगे, ये आपको छोटी कार का बताया, आप बड़ी कार का देखिए। बड़ी कार के केस में क्या है कि वहां 5% तक कम हो सकता है रेट। तो इसका मतलब क्या है, अगर 20 से 30 लाख रुपए की कार है आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें कितनी छूट मिल जाएगी आपको, बचत कितनी होगी? 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आपकी बचत हो जाएगी, आपकी कार सस्ती हो जाएगी। 1 से 1.5 लाख, यानी ऐसे आप तमाम चीजों में देखेंगे कि बहुत फर्क जो है वो आपको कीमत में दिखेगा। अगर जीएसटी के सिर्फ 5% और 18% के दो ही स्लैब होते हैं, तो इससे आम जनता को और क्या क्या फायदा होगा वो भी आपको बताता हूं। जैसे एसी, फ्रिज और होम अप्लायंसेज 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे। इन सारे सामानों के दाम 8 से 10% कम हो सकते हैं। सीमेंट को अगर 18% में लाया जाएगा तो इससे घर बनना सस्ता होगा, रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा। 7,500 रुपए से कम किराए वाले होटल्स पर 12% जीएसटी लगता था, यह घटकर 5% हो सकता है। यानी होटल्स में रुकना सस्ता हो जाएगा, टूरिज्म सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। कीटनाशकों और दूसरे कच्चे मटेरियल पर लगने वाला 18% का टैक्स स्लैब घटाकर 5% किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत घटेगी, आमदनी बढ़ेगी। यानी इसे आप ऐसे समझिए कि जीएसटी कम होने से 350 रुपए की सीमेंट की बोरी 28 रुपए, 80,000 का टीवी 8,000 रुपए और 40,000 का फ्रिज 4,000 रुपए सस्ता हो जाएगा। और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए पीएम मोदी कितना बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म से मार्केट को ऑलमोस्ट 2,40,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिल सकता है। अनुमान है कि जीएसटी सुधार से ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड बढ़ेगी। यह भारत की विकास दर को 50 से 70 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा सकती है। यानी जो आपने देखा होगा, एक अनुमान था कि 0.2, 0.3 इतना जो है भारत की विकास दर नीचे आ सकती है ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ से। ऑलमोस्ट उससे डबल की तो बढ़त मिल जाएगी जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन कर दिया है। यानी एक तरफ तो पीएम मोदी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं, जीएसटी के दरों को कम करने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ का भी तगड़ा काउंटर निकाल लिया है। मोदी सरकार 25,000 करोड़ रुपए से एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करने का प्लान कर रही है, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और टैरिफ के असर को कम किया जा सके। सरकार आर्थिक मदद देकर व्यापार को डाइवर्सिफाई करके ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए टैरिफ का असर कम करेगी। छोटे एक्सपोर्टर को बिना गारंटी लोन देने का भी इंतजाम किया जा सकता है। ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट करने वाले छोटे एक्सपोर्टर्स को एक तय क्रेडिट लिमिट वाले कार्ड जारी हो सकते हैं। विदेश में माल रखने के लिए वेयरहाउस बनाने और पोटेंशियल मार्केट में एग्जीबिशन के लिए भी आर्थिक मदद दी जा सकती है। यानी पीएम मोदी का विजन क्लियर है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को रुकने नहीं देंगे। ट्रंप के टैरिफ को बेअसर करने के लिए सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी। अब ट्रंप सोच रहे थे कि भारत पर टैरिफ लगाकर रूस को लाइन पर ले आएंगे, लेकिन मोदी झुके नहीं और पुतिन ने भी ट्रंप के सामने जाकर ताल ठोक दी। अब ट्रंप अलबलाए घूम रहे होंगे, क्योंकि पुतिन को मीटिंग के लिए बुलाकर ट्रंप जो खेल करना चाह रहे थे वो खेल ट्रंप को ही उल्टा पड़ गया है। ट्रंप पुतिन की मीटिंग में पुतिन ने धज्जियां उड़ा दी और इससे ट्रंप की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। खुद अमेरिका में ट्रंप की खिंचाई हो रही है। अमेरिकी मीडिया भी पुतिन को बॉस बता रहा है और ट्रंप की जो है छीछालेदर हो रही है। अमेरिकी चैनल CNN की वेबसाइट पर रिपोर्ट में लिखा गया है कि पुतिन को अलास्का में वो सब कुछ हासिल हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके उलट ट्रंप को बहुत कम सफलता मिली। यह पुतिन की बड़ी जीत है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान पहले दिन युद्ध समाप्त कराने का दावा करने वाले ट्रंप एक अस्थायी युद्ध विराम तक हासिल करने में नाकाम रहे।
न्यूयॉर्क टाइम्स पर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात का नतीजा सिर्फ इतना रहा कि ट्रंप और पुतिन दोबारा मिलने पर सहमत हो गए। यानी खुद अमेरिका में ट्रंप की छीछा लेदर हो रही है कि इतना मुंह बना के गए तामझाम करते हुए, पुतिन आ रहे हैं तो ऊपर से B-2 बम्बर उड़ा दे रहे हैं, फाइटर जेट खड़े किए हुए हैं, पुतिन उससे घबराने वाले हैं। उल्टा पुतिन ने कह दिया कि अगली मीटिंग के लिए मॉस्को आना, मैं नहीं आऊंगा बार बार। यह मैसेज था। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे थे, उनका इलाज तो नरेंद्र मोदी ने भारत में बैठे बैठे कर दिया। क्योंकि आप देखिए कि अगर पुतिन ने ट्रंप को धो डाला और ट्रंप के सामने झुके नहीं, तो पीछे ताकत भारत की ही थी। आप यह भी याद रखिए कि पुतिन जब ट्रंप से मिलने गए थे तब भी नरेंद्र मोदी को फोन किया था, और जब पुतिन ट्रंप से मिलकर लौट आए तब भी नरेंद्र मोदी को फोन किया है। आज पुतिन और मोदी की फोन पर लंबी बातचीत हुई है, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरे मित्र। अब ये बहुत एक एक चीज जो है ना वो डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने मेरे मित्र से शुरू किया, यानी ट्रंप जो सोच रहे हैं कि भारत दोस्ती तोड़ देगा, वो नहीं हो रहा। मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई मीटिंग की डिटेल शेयर की हैं। भारत ने हमेशा रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर अपना रुख जाहिर किया है। इससे जुड़ी सभी कोशिशों के लिए भारत अपने समर्थन को दोहराता है। अब सोचिए, ट्रंप जो वहां से खाली हाथ लौटे हैं, उनके जख्मों पे इस फोन कॉल को सुन के कितना मिर्ची नमक सब रगड़ा गया होगा कि एक तो पुतिन फोन करके मोदी को बता रहे हैं कि हाँ ट्रंप आया था, बात हुई है, और ऊपर से मोदी ट्वीट में लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त पुतिन से मीटिंग से पहले ट्रंप बहुत शेखी बगा रहे, लेकिन मीटिंग के बाद ट्रंप की सारी हवा निकल गई। आप इसकी वजह भी समझिए। मुलाकात से पहले ट्रंप कह रहे थे कि रूस को हर हाल में युद्ध रोकना पड़ेगा, लेकिन मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूटर्न ले लिया, कह दिया कि सीज फायर करवाना इतना आसान काम नहीं है। जबकि मीटिंग से पहले ट्रंप कह रहे थे कि पुतिन अगर सीज फायर के लिए नहीं माने तो मैं रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दूंगा, लेकिन मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया। पुतिन से मीटिंग के करने जाते वक्त जो ट्रंप रूस को यूक्रेन पर हमले का दोषी बता रहे थे, पुतिन से मिलने के बाद यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने से ही इनकार कर दिया, जैसा कि पुतिन चाहते थे। खुद ट्रंप भी कह रहे हैं कि बॉस तो पुतिन ही है। सुनिए जरा। I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, otherwise, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss. पुतिन से मुलाकात को ट्रंप ने 10 में से 10 नंबर दिए, जबकि इस मुलाकात में पुतिन ने ट्रंप से अपनी सारी बातें मनवा ली और ट्रंप की सारी धमकियां फेल हो गई। ट्रंप के सामने पुतिन के इस कॉन्फिडेंस की एक बड़ी वजह पीएम मोदी की रणनीति भी है, जिन्होंने ट्रंप के किसी भी प्रेशर में आए बिना रूस के साथ अपनी दोस्ती से जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की बात कहकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने रूस से हर दिन 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। जबकि ट्रंप के टैरिफ ऐलान से पहले भारत रूस से प्रतिदिन 16 लाख बैरल तेल खरीद रहा था। ट्रंप को लग रहा था कि वो भारत को रूस से तेल लेने से रोक देंगे तो रूस और भारत के संबंधों में दरार आ जाएगी। ट्रंप ये सोचकर बैठे थे कि अलास्का में पुतिन भारत के खिलाफ बयान देंगे, लेकिन पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी और पुतिन की दोस्ती ट्रंप की चालबाजियों पर भारी पड़ गई। पुतिन के साथ मीटिंग में ट्रंप तो हार गए, पुतिन बॉस साबित हो गए और अब पुतिन के बारे में अमेरिका में बातें बनाई जा रही। चर्चा चल रही कि पुतिन तो ट्रंप से मिलने अलास्का गए भी नहीं थे। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि पुतिन चलते वक्त कभी दोनों हाथ नहीं हिलाते, उनका लेफ्ट हैंड हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन ट्रंप के साथ चलते पुतिन के दोनों हाथ आगे पीछे स्विंग हो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अलास्का में अपना अच्छा वाला बॉडी डबल भी नहीं भेजा, सस्ता भेज दिया, बल्कि मस्तमौला पुतिन भेज दिया। जबकि पुतिन अक्सर गंभीर मुद्रा में रहते हैं, लेकिन अलास्का में जो पुतिन गया था वो जरूरत से ज्यादा हंसमुख लग रहा था। ये लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि भाई इतना ये व्यक्ति हंस रहा है, ये पुतिन हो ही नहीं सकता, ऐसी शक्लें बना रहा है, ये पुतिन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे लोग पुतिन की तस्वीरें डालकर असली और नकली पुतिन की पहचान करने में लग गए। पुतिन की मॉस्को वाली और अलास्का वाली तस्वीर में अंतर बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ट्रंप से मिले पुतिन के गाल बहुत मोटे हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जबकि असली पुतिन कभी ऐसा नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं। इसी आधार पर लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असली पुतिन तो ट्रंप से मिले भी नहीं। बताइए और कितनी बेइज्जती होगी ट्रंप की। हालांकि इस दावे को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ चल रही है चर्चा।
अभी तो पुतिन ने ट्रंप को बेइज्जत करवाया है, अभी तो ट्रंप के साथ एक नया कांड होने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं। पुतिन के बाद अब जेलेंस्की के साथ 1-to-1 मीटिंग होनी है ट्रंप की। पिछली बार ट्रंप ने अमेरिका बुलाकर जेलेंस्की की जिस तरह बेइज्जती की थी, जेलेंस्की उसका पूरा बदला चुकाने के मूड में। जेलेंस्की ने ट्रंप को इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ना होगा और नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को त्यागना होगा। इस पर जेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है और कह दिया है कि युद्ध रुकवाने की एवज में यूक्रेन अपनी जमीन की कोई अदला बदली नहीं करेगा। यह जेलेंस्की ने क्लियर कर दिया। यानी जेलेंस्की ने रूस के साथ शांति समझौते के लिए ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अब आप बताइए और क्या बेइज्जती होगी इससे ज्यादा। और आप सोचिए अमेरिका क्या देश है। अमेरिका चाहता है कि उसके कहने पे भारत रूस जैसे दोस्त को छोड़ दे। और यह वो अमेरिका जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया कि यह सिर्फ अपना फायदा देखता है। इराक में घुसा, कुछ सबूत नहीं दिया कि हां वहां क्या हथियार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो अपना वहां पर करके सारा हिसाब किताब निकल लिया। अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया। और इसी तरीके से इन लोगों ने, हमने आपको पाठशाला में बार बार बताया, उस वक्त जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, ये जेलेंस्की को पंप कर करके लड़ो 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 करके जो है लड़वाते रहे। पूरी हथियार लॉबी जो है वो अपना सामान बेचती रही। वहां के जो खनिज थे वो अपने हिस्से में कर लिए, अपने जरूरी चीजें। और अब कह रहे हैं कि तुमको नेटो में भी नहीं लेंगे, अपनी जमीन भी दे दो, जाओ। ये है अमेरिका की दोस्ती। इसलिए अमेरिका से उतनी ही दोस्ती सही है जितनी भारत निभाता है भाई। ठीक है, जब अच्छे रहोगे तो अच्छा, बुरे रहोगे तो बुरा। जेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो ट्रंप की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार जेलेंस्की अकेले नहीं है, यूरोप के कई नेता भी जेलेंस्की का साथ देने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिनलैंड के नेता अमेरिका पहुंचे हुए। इन यूरोपीय नेताओं का मकसद जेलेंस्की के साथ खड़े होकर ट्रंप के सामने अपनी सामूहिक ताकत को दिखाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय नेता मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रंप के सामने जेलेंस्की अकेले नहीं है। यानी इस बात के पूरे चांस है कि पुतिन के बाद अब जेलेंस्की के साथ मीटिंग में भी ट्रंप की घनघोर बेइज्जती का यह एक इवेंट बन सकता है। लेकिन इस समय दुनिया की नजर दो महत्वपूर्ण बैठकों पर है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग जो है वो होनी है, इस पर दुनिया की नजर है। और दूसरी तरफ कल ही एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आ चुके हैं। गलवान संघर्ष के बाद चीन के किसी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। और बड़ी बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात पीएम मोदी के साथ भी होनी। 19 अगस्त यानी मंगलवार शाम 5:30 बजे पीएम मोदी के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होनी है। यह मुलाकात पीएम मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होनी है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चीन जाने वाले हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन झड़प के बाद मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले कल सुबह चीन के विदेश मंत्री वांग यी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच भी मीटिंग होगी। भारत आते ही चीन के विदेश मंत्री ने सबसे पहले अपने काउंटर पार्ट यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत की। और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। इस मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच सारे विवाद सुलझाने की बात कही। अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच चीन भी भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आप सुनिए, एस जयशंकर ने चीन से दोस्ती की बात तो की, लेकिन साथ में कह दिया कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए। सुनिए एक बार एस जयशंकर। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. यानी भारत ने चीन को क्लियर कर दिया कि दोस्ती तो होगी बॉस, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। और जो दोस्ती है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो लड़ाई में नहीं बदलनी चाहिए। अब पीएम मोदी से कल मिलेंगे विदेश मंत्री चीन के, लेकिन आज पीएम मोदी की एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। पाठशाला में अगला चैप्टर उसी पर है। पीएम मोदी से मिले स्पेस से लौटे शुभांशु शुक्ला। क्या बताया जो आपको भी जरूर सुनना चाहिए, अब इसके बारे में बात करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आने वाले वक्त में भारत जो है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। आज की डेट में भारत हर फील्ड में धमाके पर धमाके कर रहा है और हाल ही में भारत ने
ऐसे स्पेस मिशन को पूरा किया है जो भारत को फ्यूचर में स्पेस का सुपर पावर बना देगा। और भारत के इस स्पेस मिशन को पूरा किया ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर करीब 1 साल बाद, पहले ट्रेनिंग के लिए गए थे, फिर ये सब करके 1 साल बाद भारत लौटे। और आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात पीएम के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर। भारत पहुंचने पर गगनवीर शुभांशु शुक्ला के भव्य स्वागत की एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताएं। ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का, और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले शुभांशु शुक्ला की पीएम मोदी से मुलाकात की कुछ तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर शुभांशु शुक्ला का गर्मजोशी से स्वागत किया। मिशन की कामयाबी के लिए पीएम ने शुभांशु शुक्ला को गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई। इसके बाद शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को अपने स्पेस मिशन की पूरी जानकारी दी। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को तिरंगा और अपने स्पेस मिशन का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इसके बाद दोनों ने बैठकर काफी देर तक स्पेस मिशन पर चर्चा की। शुभांशु शुक्ला ने एक टैबलेट पर पीएम मोदी को अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी तस्वीरें दिखाई, क्योंकि पीएम मोदी हर चीज में इंटरेस्ट बहुत लेते हैं, तो उनको एक एक चीज दिखाई, वो समझना चाहते हैं क्या रहा नहीं रहा। और फिर पीएम मोदी शुभांशु शुक्ला के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ चलते नजर आए। लेकिन जिस तरह से वो आप मिल रहे हैं, देखिए सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे घर में आए, किसी घर के बड़े बुजुर्ग से मिल रहा है। शुभांशु शुक्ला से मुलाकात पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया कि शुभांशु शुक्ला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। अंतरिक्ष में उनके अनुभवों, साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रगति और भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन समेत कई विषयों पर चर्चा की। भारत को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। लेकिन ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि जो भारत का स्पेस मिशन है वो धीरे धीरे इतने सालों में बिल्ड हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से मिशन फेल होने पर इसरो चीफ के कंधे पर हाथ रखते हैं, रोते हुए इसरो चीफ को गले लगाते हैं, और मिशन कामयाब होने पर जिस तरह से गले लगाते हैं, उन दोनों में कोई फर्क नहीं। ये उनका तरीका है चीजों को प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने का।